हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपन एजुकेशन चैनल। सो हमने अपनी जो फिज़िक्स की सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है एचपी टेट के लिए, उसका ये नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, हमने जो सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है वो कौन सी स्टार्ट करी हुई है, जो भी आपके अगर हम बात करें मतलब कि 11th-12th के टॉपिक है वो स्टार्ट करे हुए हैं। मतलब अगर हम 11th-12th की फ्रिक्वेंसी देखें अपने आप में, मतलब आप लगा के चलो 5 to 7 क्वेश्चंस आपको 11th-12th के सिलेबस से आते हैं। ठीक है, 5 to 7 क्वेश्चन। बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं 23 to 25 वो आपके 10 तक के सिलेबस के होते हैं, और वो मैं सिलेबस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल की एचपी टैट फिज़िक्स करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, आप बोल रहे हो कि मैम फिज़िक्स की सीरीज़ कंटिन्यू करो। देखो, ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक अगर आप ना भी पढ़ के गए ना तो आप बहुत सारा अपना पेपर कंप्लीट कर लोगे, बिकॉज़ मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस डाल दी है, तो वही वीडियोस से आपका कंप्लीट सिलेबस बन रहा है आराम से। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके वीडियोस को देख सकते हो। उनके साथ में ही कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी मैंने बताया हुआ है चैप्टर वाइज, तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाके एक बार विज़िट ज़रूर कीजिएगा। वहाँ से आप देखोगे मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, अभी जस्ट हम 11th-12th का, जहाँ से कि अगर आपको 2-3 क्वेश्चन बनते हैं तो वो छूटे ना आपके, वो सिलेबस कर रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें 70 to 80% वो मैंने सिलेबस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड करा हुआ है। सो आई रिक्वेस्ट यू दैट कि पहले आप वो वीडियोस देखो जाके, वो बेसिक है, जब वो क्लियर होगा तब जाके आपको ये जो 11th-12th की वीडियोज़ है वो टॉपिक समझ में आएंगे। ठीक है, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो आप देख रहे हो क्या है आपका टॉपिक, ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, क्या है ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, इज एसी। ठीक है, तो इस चैप्टर में है तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, बट हम वही चीज़ें पढ़ेंगे जहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, और नेक्स्ट मेरे को लगता है कि क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, हम पूरे एक्सप्रेशन जो भी आपको दे रखे हैं उनके डेप्थ में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना एसी से, ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, क्या होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। तो अगर हम इसको डिफाइन करें ना तो ये क्या है, देखो वेव की फॉर्म में चलता है। तो आई होप आपको आइडिया होगा वेव कैसे चलती है, ऐसे। ठीक है, ऐसे चलती है हमारी वेव। तो ये ऊपर वाला पार्ट क्रस्ट है, ये ट्रफ है, क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट, ऐसे करके ऐसे हमारी वेव चलती है। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट क्या बोलता है, इस तरफ को करंट लिया हुआ है और इस तरफ को टाइम लिया हुआ है। टाइम की बात करें तो ये हमारा हाफ साइकिल है, तो यहाँ पे टाइम है T/2। यहाँ जाके साइकिल फुल होता है हमारा, तो यहाँ है टाइम T। ठीक है, ऐसे। तो ऑल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन ये है कि जो हमारा करंट है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रहा है करंट चेंज कॉन्टीन्यूसली। अगर टाइम में यहाँ देखूँ, यहाँ देखो, यहाँ पे ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, वैल्यू चेंज हो रही है, चाहे कम ज़्यादा, बट कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है। बट अगर हम बात करें डायरेक्शन की, जो मैग्नीट्यूड है करंट का, मैग्नीट्यूड डिफाइन करें अगर हम, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंजेस कॉन्टीन्यूसली, मतलब कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रहा है। बट अगर हम डायरेक्शन की बात करें करंट की, वो पीरियोडिकली चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है, पीरियोडिकली मतलब एक प्लस हाफ साइकिल, देखो ये प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस। तो जब हमारा करंट ऐसे वेरी करता है, दोनों कंडीशंस को फुलफिल करता है, तब हम उस करंट को बोलते हैं कि वो करंट हमारे पास कैसा करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट है हमारे पास। ठीक है, अब अगर हम बात करें ना, इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स है, मतलब जहाँ से आपको क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। एक चीज़ आती है आपके पास फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो फ्रीक्वेंसी जब हम फाइंड आउट करते हैं मैथमेटिकली, देखें म्यू से डोनेट करते हैं, रेसिप्रोकल अपॉन में टाइम होता है हमारे पास। ठीक है, पर एक्चुअल में अगर हम बताना चाहें व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, कि इसको डिफाइन करना हो कि एक सेकंड में कितने साइकिल पास हुए हैं हमारे पास एसी के, उसको हम बोलते हैं। जैसे ये हमारा फुल साइकिल हुआ, यहाँ पे ये एक फुल साइकिल हुआ, तो एक सेकंड में, सोचने में तो बड़ी अजीब सी बात रहती है, एक सेकंड में कितने ही साइकिल पास होंगे, पर ये तो हमें वेव जो है विजिबल फॉर्म में दिख रही है, तो वेव्स जो है उनको हम देख नहीं सकते हैं, तो वो बहुत छोटी फॉर्म में होती है, मतलब हम आइडिया नहीं लगा सकते, इतनी छोटी होती है। तो 1 सेकंड में बहुत सारी जो हमारे पास साइकिल है वो पास कर जाते हैं, तो वो कितने साइकिल पास करते हैं
उसको अपना हम फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। इसकी ऐसे यूनिट की बात करें तो हर्ट्ज होती है, तो ये भी क्वेश्चन फ्रेम होता है, व्हाट इज़ द ऐसे यूनिट ऑफ हर्ट्ज। वैसे अगर बनानी हो तो पर सेकेंड भी इसी की यूनिट है, ठीक है। पर सेकेंड भी क्या है हमारे पास, फ्रिक्वेंसी की ही यूनिट है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि अगर हमें कोई पूछे टाइम पीरियड ऑफ एसी क्या होगा, तो टाइम पीरियड ऑफ एसी क्या होगा, मतलब यहाँ से अगर मैं टी यहाँ ले आऊँ, इसको यहाँ ले आऊँ, क्योंकि इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो फाइनाइट है हमारे पास, मतलब कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी होगी, तो टाइम पीरियड भी क्या होगा हमारा, फाइनाइट। क्या होगा हमारे पास, टाइम पीरियड भी फाइनाइट। देखो अब मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होगा डीसी का। अब हम डीसी को देखते हैं, इसी चीज़ को कंपेयर करके डीसी को समझते हैं। तो डीसी को अगर हम देखें तो डीसी क्या हुआ हमारा, डायरेक्ट करंट, ठीक है। डीसी किसको बोलते हैं, डायरेक्ट करंट को। तो डायरेक्ट करंट का मतलब है कि इसका जो ग्राफ है ना ऐसे चलता है, ऐसे, ये हमारा करंट है और ये हमारा टाइम है, मतलब एक वैल्यू है करंट की, वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही है, वो फिक्स है, स्टेडी है। स्टेडी मतलब कांस्टेंट है, ठीक है। इसीलिए जो डीसी करंट है इसको स्टेडी करंट भी बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं, स्टेडी करंट भी डीसी करंट को बोल देते हैं। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, हमें वही आइडिया लगाना है कि T इज इक्वल टू में 1 में न्यू, तो इसकी भी हमें क्या निकालनी है, फ्रिक्वेंसी निकालनी है। हाँ मतलब टाइम पीरियड निकालना। अब अगर मैं बात करूँ डीसी साइकिल में फ्रीक्वेंसी की, तो इस पर तो कोई साइकिल ही नहीं है, तो साइकिल ही नहीं है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो फ्रीक्वेंसी होगी ज़ीरो, विच मीन्स टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो यहाँ से आप लिख सकते हो डीसी साइकिल में जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़ीरो होती है और टाइम पीरियड क्या आ गया हमारे पास, इन्फिनिटी। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी फाइनाइट है, मतलब फाइनाइट है, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और जो हमारा टाइम पीरियड है वो भी क्या है, फाइनाइट। वहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़ीरो और टाइम पीरियड इनफाइनाइट है। तो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि डीसी या एसी में से बताओ किस में जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़ीरो होती है। तो फ्रीक्वेंसी ज़ीरो किस में होगी, डायरेक्ट करंट में, क्योंकि कोई भी साइकिल वहाँ पे नहीं है, तो कोई भी साइकिल नहीं है तो फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो डीसी में फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। और क्वेश्चन देखो जो अभी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, नीचे आपको दिख रहा है, yes. देखो आपको मतलब डोमेस्टिक पावर सप्लाई की बात पूछी थी उन्होंने कि जो अगर हम घर में जो हमारे करंट या वोल्टेज आती है या फ्रीक्वेंसी आती है वो कौन सी उसमें आती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो यहीं पे मैं करवाती हूँ, इसको नोट डाउन कीजिए। सो अगर हमारे घर में फ्रीक्वेंसी से लाइट आ रही है, विच मीन्स कौन सा करंट आ रहा है घर पे, ऑल्टरनेटिंग करंट, नॉट डायरेक्ट करंट। तो अगर हम बात करें अपने घर पे जो हमारी वोल्टेज आती है, ठीक है, यही क्वेश्चन आया हुआ था वोल्टेज, तो वोल्टेज की जो सप्लाई है इंडिया में वो है हमारे पास 220 वोल्ट, ठीक है, 220 वोल्ट। और अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो है हमारे पास 50 हर्ट्ज, कहाँ पे, इंडिया में। और अभी जो जून में पेपर हुआ है आपका, वहाँ ये क्वेश्चन आपका आया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अपनी जनरल नॉलेज के लिए भी हमें पता होना चाहिए कि इंडिया में वोल्टेज की सप्लाई 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है आपके पास, ठीक है। तो ये था नॉर्मल एसी और डीसी के बारे में। यहाँ से कैसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है वो भी मैंने बता दिया आपको। अब अगर पूछे कोई डेंजरस कौन सी है, एसी या डीसी, ठीक है, मतलब इनके नेचर के बारे में पूछे तो जो एसी है ना, एसी वो डेंजरस है एज़ कम्पेयर टू डीसी। देखो ऐसा क्यों होता है, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि जो डेंजरस है हमारी एसी है, सॉरी एसी है एज़ कम्पेयर टू डीसी। इसका रीज़न हम आगे जाके करेंगे, क्योंकि अभी हमें एवरेज करंट के बारे में, रूट मीन स्क्वायर करंट के बारे में नहीं पता है। तो जब तक हमें वो चीज़ें नहीं पता होगी हम ये चीज़ें, मतलब ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं समझा सकती हूँ, क्योंकि उसी में इसका रीज़न बताया हुआ है, ठीक है। तो जस्ट आप ये देख सकते हो कि अगर कोई पूछे ज़्यादा डेंजरस कौन सी है तो वो है हमारे पास एसी। मतलब अगर प्रैक्टिकली भी हम देखें ना, तो अगर आप देखो ना एसी ना ऐसे 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 कुछ ऐसे ऐसे, मतलब अगर हम बहुत शॉर्ट फॉर्म में देखें ऐसे करके उसका ग्राफ चलता है,
तो हमारी जो हार्ट बीट है ना उसका ग्राफ भी ऐसे ही चलता है, ऐसे 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 ऐसे। तो जो एसी करंट है ना वो हमारी हार्ट बीट के साथ क्या कर जाता है, मैच कर जाता है। तो उस वजह से मैच करने की वजह से ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। दैट्स वाई जो ये है हमारे पास ज़्यादा क्या होता है, अगर हम बोले कि ये ज़्यादा डेंजरस होता है। बट मैथमेटिकली हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, उसके लिए हमें चाहिए एवरेज वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नए क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं, नए टॉपिक पे। साथ ही साथ नोट करते रहा करिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन एसी। ठीक है, मतलब एवरेज वैल्यू क्या है हमारे पास, एवरेज, क्योंकि जो अगर हम ग्राफ देखें अपना एसी का, ये रहा हमारे पास एसी का ग्राफ, तो इसमें क्या है, कॉन्टीन्यूसली वैल्यू चेंज हो रही है करंट की। तो इतनी ज़्यादा वैल्यू चेंज होती है तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं कि ये वैल्यू कितनी है। तो हम वहाँ पे जस्ट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, तो हम एवरेज वैल्यू लेते हैं। ठीक है, इस एवरेज वैल्यू का क्या मतलब, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन एसी का मतलब क्या है कि आप फाइंड आउट करोगे कि हमारे पास कितना चार्ज जो है फ्लो कर रहा है एसी सर्किट में से इन हाफ टाइम ऑफ इंटरवल, इन हाफ साइकिल। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट का मतलब ये है कि आपके पास लेट्स से कोई सर्किट है, ये आपने लिया कंडक्टर, लगा दिया यहाँ पे एसी सोर्स, ये इसका साइन है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ से दे रहे हो करंट। तो ये करंट हम नहीं फाइंड आउट कर सकते क्योंकि इसमें बहुत ही फास्ट वेरिएशन होती है, तो इसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। बट इस कंडक्टर में से जब जैसे हमने करंट दिया तो इस कंडक्टर में से चार्ज फ्लो होगा, तो जो वो चार्ज फ्लो होगा उसको हम बोलेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। तो लेट्स से मान लो कि वो चार्ज हुआ आपका 5 कूलम, कितना, 5 कूलम, क्योंकि हम चार्ज को मेजर कर सकते हैं। बट ये करंट कितना हुआ ये हमें नहीं पता। तो सेम चीज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे हम ना अपना डायरेक्ट करंट। क्या लगा देंगे, डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट में क्या करेंगे, हम करंट सप्लाई करते जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 5 कूलम चार्ज पहुँचा, ठीक है, 5 कूलम चार्ज पहुंचा, तो हम देख लेंगे डीसी में कितनी क्या आ रही है, मतलब जो हमारे पास वैल्यू है वो कितनी आ रही है। तो उसी वैल्यू को हम एवरेज वैल्यू ऑफ करंट बोल देते हैं। मतलब ऑल्टरनेटिंग जो करंट है उससे हम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि इतनी ज़्यादा वेरिएशन होती है वहाँ पे। तो उस वेरिएशन को, मतलब हमने चार्ज को फिक्स कर लिया, तो वही चार्ज हमने डीसी करंट जब लगाया अपना, तब वही चार्ज फ्लो करवाया, तो देखा कितना करंट आया, तो वो दोनों का करंट ही क्या हो जाएगा, एक तरह से सेम। तो उसको बोल देते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ अ करंट। मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ अ करंट क्या हो गया, द स्टेडी करंट विच वी, मतलब स्टेडी करंट मतलब डायरेक्ट करंट जो फ्लो करता है किस में से, कंडक्टर में से, उतना ही चार्ज, सेम चार्ज एज इन सेम टाइम ऑफ इंटरवल एज इन द ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट, मतलब उसमें से फ्लो करता है, तो उसको हम बोल देते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन ऑल्टरनेटिंग करंट। ये आपको समझाने के लिए था कि एक्चुअल में क्या है। यहाँ से क्वेश्चन पता क्या फ्रेम होगा, आपसे वो पूछेगा कि वैल्यू बताओ, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन एसी सर्किट क्या होती है हमारे पास। ठीक है, तो इसको आप, इसका एक्सप्रेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप याद करोगे आई एवरेज इज इक्वल टू आई नोट, ठीक है, इज इक्वल टू आई नोट 2 I0 अपॉन में पाई। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना, मतलब पाई की वैल्यू जो है हम सॉल्व करें तो आता है 0.616 मल्टीप्लाई में I0। तो ये हमारे पास एवरेज वैल्यू, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, आपको पेपर में इन दोनों ऑप्शन में से एक वैल्यू देखने को मिलेगी। 637 है, सॉरी 636 है, 636 इंटू में I0, या फिर आई एवरेज की वैल्यू कर लो 2I0 अपॉन में पाई हमारे पास। इसी तरह जैसे एवरेज वैल्यू ऑफ करंट आई ना हमारे पास, वैसे ही क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ, ठीक है, हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट।
देखो जैसे यहाँ पे हमने चार्ज फ्लो करवाया था ना, रूट मीन स्क्वायर में हम हीट देखते हैं कि कितनी हीट जो है फ्लो हुई। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, ये हम हाफ साइकिल के लिए देखते हैं, इसमें हम क्या देखते हैं, फुल साइकिल के लिए। ये जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करवा रही हूँ, इनको नोट डाउन करो, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं आपके, ठीक है। तो इसकी जब हम वैल्यू निकालते हैं IRMS, तो इसकी वैल्यू आती है हमारे पास I0 अपॉन में √2। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 0.707 मल्टीप्लाई में I0 इसकी क्या आ जाती है, वैल्यू। ये वैल्यू आपको लर्न करनी पड़ेगी। ये इसके एक्सप्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्सप्रेशन के ऊपर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, इनकी वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो मैं एक्सप्रेशन नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि वो 12th में हमारे पास थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है। तो एवरेज रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, I0 अपॉन में √2। अब देखो यहाँ से वो जो हमारे पास आया था ऑल्टरनेटिंग करंट वाला, कि ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, डेंजरस होता है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट करंट। तो हम यहाँ से देखते रहे, IRMS एक तरह से हमारे DC की वैल्यू और I0 क्या है हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो अगर हम यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AC करंट निकालें, वो क्या हो जाएगा, IDC मल्टीप्लाई में √2। मतलब कितनी सप्लाई होती है इंडिया में, तो वो होती है 220 वोल्ट इंटू में √2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा 311 वोल्ट। और ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि जो पीक वैल्यू होती है ऑल्टरनेटिंग करंट की, वो कितनी होती है। तो पीक इन द सेंस मैक्सिमम वैल्यू जो जा सकती है, ये तो इंडिया में सप्लाई है ना, बट मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, 311 वोल्ट। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, और इसी वजह से ये डेंजरस भी है, क्योंकि इसकी वैल्यू 300 वोल्ट है, बट हमारे लिए सप्लाई कितनी है, 220 वोल्ट। तो ये इसका रीज़न है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, आई रूट मीन स्क्वायर और एवरेज की जो वैल्यू दे रखी है उनको आप सॉल्व करोगे, ठीक है। इसी तरह वो हमारे पास ओके, ठीक है, ये हो गया हमारे पास एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एंड द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट इन AC सर्किट। अब इसके आगे वाला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वहां से भी क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं आपके, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तीनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे कि आपके पास AC सर्किट है, अगर उसमें सिर्फ ही सिर्फ रेजिस्टर हो, उसके बाद AC सर्किट है उसमें इंडक्टर हो, उसके बाद इंडक्टर का साइन ऐसे, कैपेसिटर हो, ठीक है। तो हमें पता है अपनी EMF की वैल्यू। देखो अगर हम अल्टरनेटिंग करंट में बात करें ना, तो I की वैल्यू हमारे पास I0 sin ओमेगा t होती है। यहाँ से हम वो मैथमेटिकली एक्सप्रेशन निकाल के अपने सारी चीज़ें फाइंड करते हैं। ऐसे अगर हम EMF की बात करें तो EMF भी हमारे पास E0 sin ओमेगा t होता है। देखो इसको अगर हम सॉल्व करें, हमें EMF दे रखा है, हमने करंट निकालना है, अपने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट निकालना है। अब ओम्स लॉ से हमें पता है कि V किसके इक्वल होता है, I R के इक्वल होता है, V इज इक्वल टू IR। तो अगर हम यहाँ से I निकालें तो वो क्या हो जाएगा, V डॉट में R। V मतलब हमारी EMF, तो EMF हमने कितनी ले रखी है, EMF ले रखी है हमने हाँ E0 साइन ओमेगा t और R एज इट इज़ आ गया। तो अगर हम यहाँ से इसको इस तरफ ले जाएं तो E0 मतलब R को यहीं रहने देते हैं, R को ले जा, हाँ E0 हमें I निकालना है ना। देखो ये एक्सप्रेशन मैंने गलत लिखा है यहाँ पे ना, अगर आपको ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पता हो, V हमारा IR के इक्वल होता है। V किसके इक्वल होता है, IR के इक्वल, मतलब V को हम EMF लिख सकते हैं। अगर EMF की वैल्यू पुट करें तो वो क्या है, E0 साइन ओमेगा t, यहाँ से आ गया IR। अब मैं R को अगर मैं इस साइड ले आऊँ तो I हो जाएगा E0 अपॉन में R साइन ओमेगा t, यहाँ क्या बचता है I। अब अगर हमारा यहाँ से हम I निकालें, यहाँ से I मैं लिखूँ, I हमारे पास E अपॉन में R आ रहा है,
बट यहाँ पे ई नोट आ गया, तो अगर यहाँ पे ई नोट आ गया तो आई भी क्या आ जाएगा, आई नोट। तो यानी कि ये यहाँ पे ई नोट आ रहा है, तो ये वाला आई क्या बन जाएगा, आई नोट साइन, मतलब आई इज इक्वल टू ये वाला आई नोट साइन ओमेगा टी। तो हम यहाँ पे ये मैंने क्यों बताया, अगर आप इसको देखो ना तो मतलब हमने ना एक डायग्राम सा ड्रॉ करना है, वहाँ से आपके ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होते हैं कि अगर ईएमएफ देखें और अपना करंट देखें तो इनमें कोई फ़र्क नहीं है, मतलब एंगल जो है साइन का एंगल है वो हमारे पास सेम है, मतलब एंगल में कोई वेरिएशन नहीं है। तो अगर एंगल में कोई वेरिएशन नहीं है तो अगर हम फेज़ डिफरेंस की बात करें, मतलब फेज़ डिफरेंस कितना एंगल वेरी कर रहा है, तो रेजिस्टेंस में फेज़ डिफरेंस है हमारे पास 0। तो फेज़ डिफरेंस 0 है, तो अगर हम इसका फेज़र डायग्राम बनाए ना तो ऐसे बनेगा, मतलब करंट भी इसी तरफ को और आई भी इसी तरफ को, ठीक है, दोनों का फेज़र डायग्राम ऐसे बनेगा। अब हमारे पास आता है इंडक्टर। देखो इंडक्टर को करें अगर हम, तो अगर आपको याद हो जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ी थी वहाँ पे हमने ईएमएफ देखा था, हमारे पास किसके इक्वल होता है, एल डी आई बाई में डी टी, यही देखा था। अब हम ई वही वैल्यू पुट करेंगे, क्या होगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एल डी आई डी टी। तो हमें तो करंट निकालना है, बाकी सारी चीज़ें उस तरफ ले आते हैं, डी आई मैंने इसी तरफ रखा, ई नॉट साइन ओमेगा टी, डी टी गया इस तरफ और एल चला गया नीचे, ठीक है। अब हमें ये डिफरेंशिएशन दे रखी है, मतलब कि ये हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। आई होप आपको इंटीग्रेशन आती होगी। इससे ये कैंसिल हो गया, आई बचा हमारे पास। अब ये ई नोट एल ये कांस्टेंट है, एज इट इज़ ही आएगा। वैल्यू कहाँ से जाएगी, 0 टू 1 मिनट π/2 है ना हमारे पास, ये t/2, सॉरी करंट के फॉर्म में कर रहे हैं ना, t/2। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ई नोट अपॉन में एल बाहर आ गया, तो साइन की अगर हम इंटीग्रेशन करें तो वो आती है हमारे पास कॉस ओमेगा टी। साइन की इंटीग्रेशन क्या आती है हमारे पास, कॉस ओमेगा टी। तो माइनस आ गया बाहर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मैं ज़्यादा डिटेल में लेके नहीं जा रही हूँ, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये बचता है कॉस ओमेगा टी, यही बचेगा हमारे पास। और एक इसकी इंटीग्रेशन करी तो हमारे पास ओमेगा भी बचा, तो यहाँ पे आएगा ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ से आई जो है इसको ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई नोट ओमेगा एल साइन, इसको हम साइन ओमेगा टी माइनस में π/2। सो अगर मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि हम कोस से साइन को कैसे चेंज करते हैं। देखो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, हमें पता है ना कि ये होता है हमारे पास जो कोस थीटा होता है वो क्या होता है, उसको हम साइन 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, और कोस थीटा को हम साइन 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इस माइनस को आगे ले लूँ, ये माइनस आगे ले लिया तो क्या बचा, यहाँ पे थीटा यहाँ पे आ गया और माइनस का 90 आ गया, क्योंकि हमें माइनस कोस थीटा चाहिए, तो ये माइनस मैं इस तरफ ले गई, इज इक्वल टू साइन थीटा कितना है हमारा, ओमेगा टी माइनस में 90, यहाँ आ गया माइनस कोस ओमेगा टी। तो यानी कि माइनस कोस ओमेगा टी की जगह मैं ये लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे मैंने वही करा, माइनस कोस ओमेगा टी की जगह मैंने ये चीज़ वेरी करी है, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ से देखें तो ये चीज़ क्या है हमारे पास, ई नोट अपॉन में आर है, ये ई नोट अपॉन में आर है। इस चीज़ का इम्पोर्टेंस क्या है, देखो अब तो यहाँ से अगर हम देखें कि हमारा जो ये है आई नोट आया, आई नोट क्या आएगा, ई नोट अपॉन में आर, बट आर की जगह क्या दे रखा, ओमेगा एल, क्या देखा, ओमेगा एल। अच्छे से नोट करना है, आर मतलब रेजिस्टेंस ही होता है, बट ये इंडक्टर में रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, तो हम इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसको हम डोनेट करते हैं एक्स एल से, जिसकी वैल्यू आर की जगह क्या बना है, डब्ल्यू एल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है हमारे पास कमीशन पेपर में भी कि हमारे पास जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है आपके पास उसकी वैल्यू कितनी होती है, या उसका फॉर्मूले के बारे में पूछा गया है। तो इंडक्टर में जो रेजिस्टेंस ऑफर होती है उसको बोलते हैं हम इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल हमारे पास, ठीक है। तो ओमेगा क्या है यहाँ पे, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, एंगुलर क्या होती है, वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो ओमेगा एल हमारे पास, अगर इसकी ऐसे यूनिट की बात करें हम तो ऐसे यूनिट इसकी क्या होगी, रेजिस्टेंस ही होगी, क्योंकि ये क्या है, रिएक्टेंस ही है, सॉरी ओम होगी इसकी ऐसे यूनिट, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ही है एक तरह की, तो इसकी भी यूनिट ओम ही होगी। इंपॉर्टेंट क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या आई हमारे पास, एक्स एल ओमेगा एल।
अब अगर इसको कंपेयर करें, यहाँ से हमारे पास आई क्या आ गया, आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस में π/2 ऐसे आया। तो ये रही हमारे पास ई नोट की वैल्यू, कहाँ ई नोट, ये रहा। इसको इससे कंपेयर करें तो जो हमारा करंट है वो लैग कर रहा है, मतलब करंट की वैल्यू -π/2 है। तो लैग कैसे बताएंगे हम, ईएमएफ हमारी इस तरफ जा रही है, करंट हमारा नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये हमारा करंट हो गया। तो ये लैग कर रहा है 90 डिग्री से। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस में, रजिस्टर वाले का सर्किट में, इंडक्टर वाले में, या फिर कैपेसिटर वाले में लैग करता है। तो इसको पता आप कैसे याद रख सकते हो कि हमारे पास क्या है, इंडक्टर जो है ना, इंडक्टर उसका साइन एल होता है, तो एल से याद रख सकते हो कि इसमें करंट क्या करेगा, लैग। इन दोनों में सेम रहेगा, इसमें लैग करेगा, इसमें लीड करेगा। अब आप बोलोगे उसमें भी लीड ही है, एल ही है, बट मेरे को ऐसे याद रहता है कि इंडक्टर में एल आ गया तो एल से हम लैग याद रख सकते हैं। बाकी आप जैसे याद रखना चाहो वैसे रख सकते हो, ठीक है। तो ये आया। अब हम देखेंगे सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, ठीक है। ये है, तो इसका मैं एक्सप्रेशन नहीं करवा रही हूँ, आपको डायरेक्ट बता रही हूँ कि इसमें जो आई नोट ई नोट है ना, वो तो वही रहेगा हमारे पास साइन ओमेगा टी, मतलब ईएमएफ की वैल्यू ई नोट साइन ओमेगा टी। बट जो करंट है ना हमारे पास, वो पता क्या आएगा, आई नोट ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस में π/2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो ओमेगा सी है ना, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, आई नोट अपॉन में 1/में ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस में π/2 एज इट इज़ आ गया। क्योंकि ये जब हम ऊपर लेके जाएंगे वही, तो ये हमारे पास क्या आई चीज़, रेजिस्टर की वैल्यू। बट ये सिंपल हमारा रेजिस्टेंस नहीं है, कैपेसिटर में है, तो इसको बैक क्या बोलेंगे हम, कैपेसिटिव। जैसे वहाँ पे इंडक्टिव था, यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाएगी। और इसको हम एक्स सी से, वो था एक्स एल से, क्या आई वैल्यू 1/में ओमेगा एल। और यूनिट की बात करें तो ओम ही रहेगी इसकी यूनिट, क्योंकि ये है एक तरह से रेजिस्टेंस। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर हम देखें यहाँ पे करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है हमारे पास। ओके, तो हम कैसे शो कर सकते हैं इसको, ऐसे लगा दो। यहाँ पे हमने ईएमएफ लगा दी, यहाँ लगा दो करंट, कि हमारा करंट जो है वो लीड कर रहा है ईएमएफ से, क्योंकि ऊपर की तरफ है ना, नीचे की तरफ होता है लैग, मतलब माइनस में शो होता है, ऊपर हमने क्या बता दिया कि लीड कर रहा है हमारे पास। तो ये इनके फेजर डायग्राम के रूप। तो यहाँ से जो क्वेश्चन ज़्यादा फ्रेम होता है, तो ये इसमें लैग करा, कैपेसिटर में क्या करा, लीड। ये चीज़ फ्रेम हो सकती है आपको। और ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका फॉर्मूला क्या है, इनके यूनिट्स क्या है। तो जब है ये रेजिस्टेंस है, तो इनकी यूनिट भी क्या होगी, ओम ही होगी आपके पास। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एक्सप्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने जस्ट आपको वैसे बता दिया कि अगर आपको पता करना हो कि कैसे आया है आपके पास ये, ठीक है। क्योंकि ऐसे अगर हम करेंगे फिर तो चैप्टर कंप्लीट नहीं होने। और यहाँ से मोस्टली एक क्वेश्चन आ सकता है और नहीं भी आ सकता, तो एक क्वेश्चन के लिए हम इतनी मैथमेटिकली वो करें, इट्स नॉट वर्थ इट, है ना। इसके बाद हम करेंगे, एक टर्म आती है हमारे पास इम्पिडेंस। क्या होती है, इम्पिडेंस। इम्पिडेंस इन LCR सर्किट। देखो LCR सर्किट का मतलब क्या हो गया, अभी हमने पढ़े कि सर्किट अलग अलग से, अब इसमें तीनों ही आ गए हमारे पास, मतलब कि इंडक्टर भी आ गया, कैपेसिटर भी आ गया और रेजिस्टर भी आ गया, ऐसे करके है। इस सर्किट को क्या बोलते हैं हम, LCR सर्किट। तो जो इम्पिडेंस है ना, ये क्या हमारे पास, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय LCR सर्किट। मतलब तीनों कितनी हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम इम्पिडेंस, और इसको हम Z से डोनेट करते हैं। तो इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख ली हूँ, वो होता है हमारे पास XL माइनस में XC इसका स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर। ये है XL इज द मतलब रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर, और R इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द रेजिस्टर। तो ये हमारे पास Z की वैल्यू आ गई, ठीक है।
इम्पिडेंस हो गया ना हमारे पास। ओके, उसके बाद एक टर्म आती है रेजोनेंस। रेजोनेंस, ठीक है, क्या आती है? रेजोनेंस। तो रेजोनेंस एक तरह की कंडीशन है। कैसी कंडीशन है? कि जब हमारा जो एलसीआर सर्किट है वो मैक्सिमम करंट शो करे। क्या करे? मैक्सिमम करंट शो करे। तो किसी की भी चीज़ को मैक्सिमम करंट शो करना है तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए? मिनिमम क्या होनी चाहिए? रेजिस्टेंस। क्योंकि रेजिस्टेंस ही तो करंट को फ्लो होने से रोकता है। तो हमें पता है कि जो हमारे पास Z है वो किसके इक्वल है? इम्पिडेंस XL माइनस में XC अपॉन में ऐसे करके R²। तो इसकी कंडीशन बनती है कि अगर हम इन दोनों को इक्वल कर दें, तो अगर इन दोनों को इक्वल कर दिए ये टर्म होगी 0। तो Z यहाँ से क्या बनता है? R का स्क्वायर। तो R से R कैंसिल, तो मिनिमम। तो अगर हम करंट की बात करें तो करंट क्या होगा हमारे पास? ये V अपॉन में R करके ऐसे। दिस इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि रेजोनेंस कब अक्कर होगी किसी भी एलसीआर सर्किट में? जब हमारे पास जो ये XL है वो XC के इक्वल होगा। कंडीशंस के ऊपर आपको क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, ठीक है। और ये क्या है आपका इम्पिडेंस, मैंने बता दिया। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो? LCR। देखो कौन सा सर्किट है? LCR। LCR सर्किट ये तो वैसे ही है, ये L माइनस याद रखना पड़ेगा, L माइनस C प्लस में R², LCR ऐसे करके याद रख सकते हो इसको, ठीक है। बाकी रेजोनेंस की कंडीशन व्हेन XL इज इक्वल टू XC, मतलब रेजोनेंस का मतलब क्या होगा? मैक्सिमम करंट होना चाहिए। तो हमारी रेजिस्टेंस मिनिमम। तो मिनिमम हम कैसे कर सकते हैं? अगर दोनों को इक्वल कर दें, ठीक है। एक टर्म आती है हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या आती है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, मतलब वो फ्रीक्वेंसी जो रेजोनेंस पे अक्कर हो। तो अगर रेजोनेंस पे अक्कर हो रही है, रेजोनेंस की कंडीशन क्या है? XL इज इक्वल टू में XC। XL की वैल्यू क्या थी हमारे पास? ओमेगा L। XC की वैल्यू क्या थी? ओमेगा C। अब अगर आपको पता हो ओमेगा जो है वो हमारे पास 2 पाई न्यू के इक्वल होता है। तो ये आ गया हमारे पास 2 पाई न्यू C आ गया। इसको हम इस न्यू को इस तरफ ले आते हैं तो न्यू का स्क्वायर हो जाएगा और इस तरफ 4 पाई स्क्वायर LC। तो जैसे हम रूट हटाएंगे तो ये 2 पाई रूट में LC हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की। ये छोटी छोटी टर्म्स मैं आपको क्यों करवा रही हूँ? अभी तो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम नहीं हुआ, इन केस अगर हो गया, क्योंकि ये छोटी छोटी टर्म्स ही है इस चैप्टर में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास, ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से। उसके बाद ना हमारे पास एक टर्म बचती है, ऑलमोस्ट बस ये चैप्टर ख़त्म ही होने वाला है। देखो क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर, इसको हम क्यू से डोनेट करते हैं, ठीक है, क्वालिटी फैक्टर। तो ये है हमारे पास कि पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप होना है किसमें? या तो इंडक्टर में हो या फिर कैपेसिटर में, अपॉन में पोटेंशियल ड्रॉप रेजिस्टर में, ठीक है। तो अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी हो, पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ हमारे पास? अगर हम पोटेंशियल की बात करें, हमारे पास पोटेंशियल मतलब कि V किसके इक्वल होता है? I R के इक्वल होता है। तो अगर हम इंडक्टर को लेके चले तो I R इसमें क्या होगा? XL, और नीचे तो I R है ही है हमारे पास, तो I से I तो कैंसिल हो गया, ठीक है। XL की वैल्यू पुट करें, XL क्या होता है? ओमेगा L अपॉन में R, यही होगा। तो अगर यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू पुट करें तो वो क्या आएगी? 2 पाई न्यू अपॉन में LR। और अगर हम न्यू की भी वैल्यू पुट करें तो न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 पाई एज इट इज़ 1 अपॉन में 2 पाई LC आ जाएगा। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, यहाँ क्या बचा? न्यू की वैल्यू हमने पुट कर दी और यहाँ से L, यहाँ पे R आ रहा है हमारे पास, यही आ रहा है LR, ओके। तो अगर हम यहाँ से निकालें तो क्या बन जाएगा हमारे पास? L तो ऊपर चला जाएगा, 1 अपॉन में RLC बन जाएगा वहाँ पर, ये बन जाएगा क्वालिटी फैक्टर। नीचे दिख रहा है आपको? ये आज दिख रहा है। तो ये आपका क्वालिटी फैक्टर बन जाएगा। तो क्वेश्चन में फ्रेम हो सकता है कि क्वालिटी फैक्टर आपके पास क्या है, ठीक है। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करते हैं।
पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। तो अगर हमें पावर बतानी हो ना किसी की भी, तो वो हमारे पास ERMS IRMS इज इक्वल टू में cos फाई होती है। क्या होती है? cos फाई। हेयर जो cos फाई है उसको हम पावर फैक्टर बोलते हैं। देखो, अगर हमें बतानी हो पावर फैक्टर इन रजिस्टर, कि हमारे पास रजिस्टर में बतानी हो, तो रजिस्टर में हमारे पास क्या होता है, जो एंगल है, दोनों में एंगल कितना था जो हमने वो बनाया था फेजर डायग्राम, एंगल तो 0 था वहाँ पे। तो अगर एंगल 0 था तो cos 0 क्या आ गया हमारे पास 1, तो IRMS और ERMS के इक्वल होगा। अब आप बोलोगे मैम ने ERMS तो बताया ही नहीं हमें, IRMS बताया था मैंने, रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू थी किसके इक्वल थी, I0 अपॉन में √2। तो अगर हमें ERMS निकालना हो तो ये भी हमारे पास E0 अपॉन में √2 ही आएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है पावर इन अ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में एंगल कितना था 0, एंगल कितना था 0, तो पावर कितनी होगी 0। सिमिलरली इंडक्टर में एंगल कितना था, एल ही लेते हैं यहाँ पे 0, तो वहाँ पे भी पावर कितनी होगी 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि रजिस्टर में हमारे पास जो पावर है वो 0 to 1 के बीच में रहेगी पावर, और इन दोनों में पावर क्या है हमारे पास 0 है। ठीक है, इन दोनों में पावर क्या है हमारे पास 0 है। अब बारी आती है पावर फैक्टर की। ठीक है, वेट अ मिनट, 1 मिनट। ओके, सो अगर ना हम cos फाई को देखें ना, तो जो ये हमारे पास पावर फैक्टर है, ये पावर फैक्टर हमारा कब मैक्सिमम बनता है। देखो, इसका जो फॉर्मूला होता है ना पावर फैक्टर का, अगर हम फॉर्मूला निकालें तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है हमारे पास रेजिस्टेंस अपॉन में इम्पिडेंस। रेजिस्टेंस, ये हमारा रेजिस्टेंस है जो अपना सिंपल रेजिस्टेंस होता है R ही, जो हमारे पास रजिस्टर में होता है, और Z क्या है यहाँ पे, जो हमने पूरा LCR सर्किट जो हमें ऑफर करता है रेजिस्टेंस। ठीक है, वो हमारी इम्पिडेंस आ गई। अब यहाँ से क्वेश्चन पता क्या आता है कि पावर फैक्टर में ये आपका पावर फैक्टर मैक्सिमम कब होगा, कि हमें पावर फैक्टर जो है मैक्सिमम करना है अपना। तो पावर फैक्टर मैक्सिमम करने के लिए अगर आपको याद हो Z की वैल्यू हमने LCR सर्किट की तरह करी, कैसे, ऐसे करके XL माइनस में XC प्लस में R का स्क्वायर, और इनका भी क्या है स्क्वायर। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू लेके आनी, तो मैक्सिमम वैल्यू तभी पॉसिबल है अगर हम इन दोनों को क्या कर दे इक्वल, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल, ये 0 होगी, नीचे R स्क्वायर से R कैंसिल, तो R से R कैंसिल, तो मैक्सिमम वैल्यू पावर की 1 ही है हमारे पास जो रजिस्टर ऑफर करता है। तो वो कब पॉसिबल है, अगर हम अपनी जो रेजिस्टेंस है इंडक्टर और कैपेसिटेंस की दोनों को इक्वल कर दे। तो दिस इज़ योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि हमारे पास पावर फैक्टर की वैल्यू में हम क्या करें, क्या चेंजेस करें, कौन सी कंडीशन लगाएं कि जो हमारी पावर है वो मैक्सिमम बन जाए। ठीक है, तो पावर मैक्सिमम कब बनेगी, जब हमारे पास ये क्या आएगा R मतलब 1 आ जाएगा, क्योंकि ये 1 आ जाएगा तभी तो पावर मैक्सिमम होगी ना। cos फाई हमारे पास टर्म 1 आ रही है, तो cos फाई 1 आ गई, तो ये मैक्सिमम ही था हमारे पास। जब एंगल हमारा 0 होता है तभी होता है मैक्सिमम। तो ये कंडीशन कब अप्रूव हो रही है, जब हमारे पास, अच्छे से लिख देती हूँ मैं आपको, हमने लिखा पावर फैक्टर किसके इक्वल होता है cos फाई के, और अगर हम अपनी पावर देखें तो वो किसके इक्वल है IRMS ERMS cos फाई के। तो हमें पता है मैक्सिमम पावर कब हो रही है, जब हमारा फाई क्या हो रहा है 0, मतलब ये टर्म 1 बन रही है, तो ये हमारे पास मैक्सिमम पावर हो रही है। ठीक है,
तो हमें पता है कि जो हमारा पावर फैक्टर है वो किसके इक्वल होता है, दिस इज़ इक्वल टू आर अपॉन में जेड। तो आर हमने एज इट इज़, जेड को अभी लिखा था एलसीआर सर्किट की तरह, एल माइनस सी इसका स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। तो हमें ये वैल्यू 1 लेके आनी है। तो ये वैल्यू 1 तभी आ सकती है अगर हमारे पास आर स्क्वायर बचे। तो आर स्क्वायर बचने के लिए कंडीशन क्या करनी पड़ेगी, एक्स एल इज इक्वल टू में एक्स सी। तो ये 0 हो गया, आर स्क्वायर सॉल्व करके आ गया 1। तो cos फाई 1, तो पावर क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक है, तो ये कंडीशन है, इम्पॉर्टेंट है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो ठीक है, तो यही था इस चैप्टर में। मतलब जो जो क्वेश्चन आपको, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको एक्सएल एससी और ये पावर फैक्टर के ऊपर क्वेश्चन अभी तक देखने को मिले थे, और इंडिया में जो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी सप्लाई है उसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिले थे। बाकी अब और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने आपको साथ ही साथ में बता दिया। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।